आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। सुनहरा भविष्य। अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंखें बंद थीं, सिर में हल्का सा दर्द महसूस कर रही थी, नथुनों में हॉस्पिटल की गंध घुसी हुई थी। फिर भी मैं नर्सों के आने जाने और कैलाश, सूरज और अन्य रिश्तेदारों की अस्पष्ट खुसर फुसर स्पष्ट महसूस कर रही थी, मानो मीलों दूर से आवाजें आ रही हों। कैसी है रीना? अपने माथे पर स्नेहिल ठंडा स्पर्श पाकर मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी बचपन की सहेली चारू बैठी हुई थी। मन किया उसके गले से लिपट जाऊं पर उठ नहीं पाई, क्योंकि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। भरी आंखों से उसका चेहरा निहारती रह गई थी। तू तो इतनी बहादुर है, सारा जीवन कठिनाइयों से जूझती रही, उन्हें परास्त करती रही, ये तो मामूली सी तकलीफ है। तभी राउंड पर डॉक्टर आए, उन्होंने नर्स से कुछ पूछा, कैलाश और सूरज से कुछ कहा, मीठे स्वर में मेरी तकलीफ पूछी तो मैं मुस्कुरा दी। दिमाग में रीना की कही बातें में घूम रही थी, तू तो इतनी बहादुर है। मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। पापा सचिवालय में क्लर्क थे। बमुश्किल उन्होंने हम चारों को पढ़ाया। मुझ पर तो बहुत नाज करते थे। हमेशा कहते, रीना तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। तुझे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि तू मेरी जिम्मेदारियां संभाल सके। माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। बीमार माँ की परिचर्या और 3 छोटी बहनों की देखभाल करते करते कब मेरा बचपन दफन हो गया, पता ही नहीं चला। शाम को जब छोटी बहनें खेलने जाती तो मैं भी बाहर जाने के लिए माँ से बाल सुलभ हट करती। माँ समझाती, तू खेलने चली जाएगी तो गुन्नू मुझे परेशान करेगी। तेरे पापा ऑफिस से लौट आए तब चली जाना। लेकिन थके हारे पापा को पानी पिलाते, चाय नाश्ता देते शाम का धुंधल का चारों तरफ फैल चुका होता। पोस्ट ऑफिस का काम हो या बैंक का, केमिस्ट से दवाई लाने का या छोटी बहनों के फॉर्म भरने का, सब मैं ही करती। बचपन से ही अपने मन को मारती मारती मैं जैसे पत्थर हो गई थी। धीरे धीरे जो जो उम्र बढ़ती गई, मेरा मन भी घर में ही रमने लगा। कभी काम नहीं भी होता, तो भी बाहर जाने की जैसे इच्छा ही मर गई थी। मन में कोमल भावनाएं न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मैं मेधावी छात्रा थी, बीएससी में गणित लिया और प्रथम श्रेणी में पास हुई। मेरी इच्छा एमएससी करके लेक्चरर बनने की थी, पर उस समय पापा ने मुझे B.Ed करने की सलाह दी। B.Ed करते ही मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई तो पापा बहुत खुश हुए कि अब मेरी बेटी मेरे दुख दूर करेगी। मुझे पापा की सोच पर हैरानी होती, जो बेटी के हाथ पीले करने की चिंता से मुक्त, अपने ही कष्टों के बारे में सोचते रहते थे। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मेरे लिए कैलाश के घर से रिश्ता आया। माँ और पापा बेहद खुश थे। हमारी रीना बहुत किस्मत वाली है, बिना ढूंढे ही रिश्ता आया है। कैलाश से रिश्ता तय करते समय पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो ज्यादा दहेज नहीं देंगे। लेकिन मेरी ससुराल पक्ष के लोग सभी ये सोचकर राजी हो गए कि बहू सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जिंदगी भर दहेज मिलता रहेगा। ससुराल में मेरी अच्छी खातिर हो रही थी। मुंह दिखाई की रस्म वाले दिन रिश्ते की एक सास ने मेरी सास से कहा, कैलाश की माँ, बहू तो शक्ल सूरत से साधारण है, दहेज भी नहीं लाई, फिर क्या देखकर तुमने कैलाश का रिश्ता कर लिया? अरे चाची, आपकी बहू सरकारी स्कूल में टीचर है, जिंदगी भर दहेज लेती रहो। कैलाश ने कहा तो सब हंस दिए, पर मेरी आंखें डबा गईं। मन में फांस सी चुभ गई थी। कुछ ही दिनों में सारी आवभगत खत्म हो गई। सारा काम निपटा कर स्कूल के लिए निकलती तो सास की आवाज सुनाई देती, आज स्कूल से जल्दी आ जाना, याद है न विभा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस स्कूल याद रहता है और किसी काम से तो मतलब रहता नहीं। बुरा लगता पर मैं अनसुना कर देती। अगर कमा रही हूँ तो कौन सा अपने मायके पर खर्च करती हूँ, सब तो कैलाश को दे देती हूँ। सोचती हूँ कैलाश की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकूं, लेकिन समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। हर किसी को कोई कैसे समझा सकता है, जाने दो, माँ की आदत है। तीनों ब्याह योग्य नंदों का ब्याह न होने के लिए कोपभाजन मुझे ही होना पड़ता। चारू से दिल का दुख दर्द बताती तो मन हल्का हो जाता। फिर वापस आकर वही व्यस्त दिनचर्या। एक बार कैलाश मेरे लिए साड़ी और फूलों की वेणी लेकर आए। मैं झटपट तैयार होकर बाहर निकली तो सास ने तीखे स्वर में कैलाश से कहा, जवान बहनों के सामने ऐसी सस्ती नौटंकी करने का क्या मतलब है? लाना ही था तो उनके लिए भी साड़ियां ले आता।
बस ऐसी ही 2-3 घटनाओं के बाद उन्होंने भी प्यार जताना छोड़ दिया। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को तनख्वाह मिलती, उसे मैं सास को दे देती। उसमें से सास इतने ही रुपए मुझे देती जिससे स्कूल जाने के लिए महीने भर का रिक्शा का किराया पूरा हो पाता। साथ काम करने वाली शिक्षिकाएं अपनी तनख्वाह से कभी सुंदर सुंदर साड़ियां और सूट लेती और गहने खरीदती तो मेरा मन भी इन चीज़ों के लिए तरसता। कैलाश से कभी कहती तो हमेशा कहते, मेरी बहनों की शादियां हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी ले लेना। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई। साल 6 महीने में कभी हम पिक्चर देखने जाते तो नंदे साथ रहती। कभी स्कूल में किसी चीज़ के लिए चंदा देना पड़ता तो सास की त्योरियां चढ़ जाती। समय के अंतराल के साथ तीनों नंदों का विवाह हो गया। नंदों के ब्याह की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए तो हमने परिवार बढ़ाने के विषय में सोचना शुरू किया। 6 साल बाद सूरज का जन्म हुआ तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। नामकरण का फंक्शन धूमधाम से मनाने के लिए मैंने और कैलाश ने कर्ज ले लिया था। मेरे मायके से भी सभी रिश्तेदार जमा हुए थे। हमेशा की तरह लेनदेन के मामले को लेकर खुसर फुसर होती रही। मेरे मायके वालों के जाते ही कैलाश मुझ पर बरस पड़े, तुम्हारे पापा को जरा भी समझ नहीं है। इतने दिनों बाद हमारे घर बच्चा हुआ है और इतने सस्ते में टरका दिया। अपमान से जड़ हुई मैं सूरज को छाती से चिपकाए थर थर कांपती रह गई थी। उसी रात को इनका रूप फिर से एकदम ही बदल गया। बड़े मीठे स्वर में इन्होंने कहा, सुनो अम्मा कह रही है सिर्फ कपड़े देने के कारण तीनों बहनों बहनोइयों के मुंह फूले हुए हैं। कल तुम अपने अकाउंट से रुपए निकाल लाना, तीनों के लिए कान के बुंदे लेने होंगे। मैंने हाँ तो कह दिया, पर पूरी रात मेरी आंखें छलछलाती रहीं। शादी के बाद कई बार मेरा भी मन किया कोई छोटी सी चीज़ लेने का, पर कभी ले नहीं पाई, अपने ऊपर कभी खर्च कर ही नहीं पाए। फिर अगले वर्ष काव्या आ गई, खर्चे और भी बढ़ते गए। समय गुजरता ही गया, बच्चे जवान हो गए। अम्मा को सूरज और काव्या की शादी का बड़ा शौक था, पर दुर्भाग्यवश वो ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गईं। काव्या की शादी हमने एक इंजीनियर से कर दी। अच्छा खासा दहेज देना पड़ा, पर लायक दामाद पाकर हम निहाल थे। सूरज पढ़ने में होशियार नहीं था, उसकी संगत भी बुरी थी। सबने सलाह दी उसकी शादी कर दो तो सही राह पर आ जाएगा। बचपन से ही सूरज ने इस घर में मेरा अपमान होते देखा था, इसलिए उसके स्वभाव में माँ का आदर जैसी कोई भावना थी ही नहीं। बहू के आने के बाद उसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। कैलाश से बार बार पैसे मांगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं कभी समझाने की कोशिश भी करती तो पैर पटकता हुआ चला जाता। मुझे तो अपमान का घूंट पीने की आदत ही पड़ गई थी। चुपचाप पैसे दे देती। इधर कुछ दिनों से मुझे सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने उक्त रक्तचाप की बीमारी बताई, खान पान में परहेज और किसी किस्म का तनाव न लेने की सलाह दी। लेकिन मेरे जीवन में तो तनाव ही तनाव था। मन में आया, क्यों न नौकरी से इस्तीफा दे दूं, स्वास्थ्य लाभ होगा। वैसे भी अब फर्ज तो सारे उतर ही गए थे, बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन हम सब खाना खा रहे, मैंने अपने मन की बात कह दी, मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ, अब तो बहू तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे, मैं नौकरी से इस्तीफा देकर उसके साथ खेलूंगी। मुझे ऐसा लगा मेरी इस बात से सब खुश होंगे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित रहते थे। पर कैलाश और सूरज की आंखें विस्फारित हो गईं। क्या मम्मी, तुम जॉब छोड़ दोगी? इतने आराम की नौकरी है तुम्हारी, इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर अभी तो तुम्हारे रिटायर होने में अभी 4 वर्ष और हैं। फिर सुना है सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। आजकल तो लोग रिटायर होने के बाद भी कोई न कोई काम करते रहते हैं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सूरज के स्वार्थी स्वभाव को देखकर दंग रह गई। इस उम्र तक माँ शरीर खींच खींच कर काम करे, रिटायर होने के बाद भी काम करने की सोचे, और जवान लड़का जैसे काम करना चाहिए माँ बाप के भरोसे ही बैठा रहे। आए दिन सूरज अपने लिए कोई न कोई बिजनेस शुरू करने की योजनाएं बनाता। अंत में हमने उसके लिए एक बिजली के सामान की दुकान खुलवा देने की सोची। मन को दिलासा दिया कि चलो, एक ही तो बेटा है, खुद कमाना शुरू करेगा तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। मेरी छोटी बहन शिल्पा अपनी बेटी और छोटे गुदगुदे बच्चे के साथ 2 दिनों के लिए हमारे घर आई।
स्कूल से छुट्टी लेकर मैं पूरे समय उसके बच्चे के साथ खेलती रही। पूरा घर छोटे बच्चे की किलकारियों और अटखेलियों के साथ गूंज उठा। बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं खुद भी छोटी बच्ची बन गई थी। विदा का दिन नज़दीक पहुंचा तो मैं एटीएम से पैसे निकालकर बहन के लिए सिल्क की साड़ी और सोने की चेन, बहनोई जी के लिए सूट का कपड़ा और बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े ले आई। देखते ही सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कैलाश को भी अच्छा नहीं लगा, ये तो मैं उनके हाव भाव और मुखमुद्रा देखकर पहचान गई थी। शिल्पा के जाते ही सूरज बरस पड़ा। माँ, तुम्हें पता भी है अभी दुकान के लिए कितने पैसे चाहिए? इन लोगों पर इस तरह पैसे लुटाने की क्या जरूरत थी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? ये सुन मुझे इतना गुस्सा आ गया, मेरी सिर झन-झन कर रही थी। चेहरा और कनपट्टियां सब बुरी तरह गर्म हो गए थे। क्रोध के आवेश में थर-थर कांपती मैं चीखने लगी। मैं क्या चाहती हूँ? सुन, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरे जो जी में आएगा वही करूँगी। दिन रात एक करके मैं कमाती रहूँ और खर्चों का हिसाब तुम लोगों को देती रहूँ। जो जी में आएगा वही करूँगी। तू होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और सीने में तीव्र पीड़ा का एहसास होने लगा। डाइनिंग टेबल पकड़कर खड़े होने की कोशिश की तो लड़खड़ाकर मैं फर्श पर ढह गई। होश आया तो मैं अस्पताल में थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई न जाने मैं कब सो गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। कैलाश खिड़की के पर्दे खिसका रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर वो मेरे पास आकर बैठ गए। मेरी हथेली को अपने हाथों में दबाकर पूछा, रीना, अब कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उन्हें आश्वस्त किया, चिंता न करें, अब मैं ठीक हूँ। कैलाश की आंखें नम हो आई थीं, बोले, रीना, मुझे क्षमा कर दो। जब मैंने ही तुम्हारे मन को समझने की कोशिश नहीं की तो सूरज को क्यों दोष दे? वो तो बच्चा है। तुम इस परिवार के लिए सारा जीवन अपनी इच्छाओं की आहुति देती रही और मैंने तुम्हारी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने तक की कोशिश नहीं की। मैं बीता हुआ समय तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने जीवन का सांध्यकाल तुम अपनी इच्छानुसार जी सकोगी। मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू बह निकले, जो निश्चित रूप से ये पश्चाताप के आंसू है अब मेरे सुखद भविष्य का संदेश दे रहे थे। मेरे चैनल को पिलिच पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।